हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। क्लैट 2024 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है 3 दिसंबर को 2023, उसकी प्रिपरेशन का नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 4, ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसको अब हम समझने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं कि है क्या ये चीज़। इसके अंदर आप दो चीज़ को एकदम क्लियर अप कर लोगे, समझ लोगे क्या है वो दो चीज़ें। पहला पॉइंट, द डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस को हम यहां पे समझेंगे। और दूसरी चीज है डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ की भी कितनी तरह की डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, इस चीज के लिए भी हम समझेंगे यहां पे इस टॉपिक के अंदर। क्लैट 2024 या क्लैट के सिलेबस में हमने देखा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस और लॉ का कोई एग्जैक्ट एक सिंगल डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। बहुत सारे लीगल फिलोसफर ने अलग अलग अपने हिसाब से डेफिनेशन दे रखी है, तो आज हम उन सबको डिस्कस भी करेंगे और समझेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने जा रहे हैं अभी, तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या। एक बेसिक आइडिया में ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता क्या है और हम इसको किस तरीके से समझें। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को आप इस तरीके से समझो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जैसे हम दो बॉडी को या दो रिलेशन, दो बॉडी के बीच में रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। अब ए जो बॉडी है वो एक तरह से एक इंडिविजुअल लगाओ, कोई भी हो सकता है, एक सिंगल पर्सन, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और बी जो है वो एक सोसाइटी की तरह ट्रीट करो इस बॉडी को। तो एक इंडिविजुअल का एक सोसाइटी के साथ एक रिलेशन होता है, दोनों आपस में जुड़े होते हैं और ये काफी हद तक कुछ लीगल, कुछ लॉ से भी जुड़े होते हैं। सोसाइटी में जैसे एक इंडिविजुअल का कैसा कंडक्ट होना चाहिए, क्या चीज वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सोसाइटी में किस बिहेवियर को ठीक माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, तो ये सब एक तरह से लॉ डिफाइन होता है। चाहे वो इन रिटर्न हो, चाहे वो रिटर्न में ना हो, लेकिन एक लॉ है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक इन दोनों बॉडी के बीच के रिलेशन को स्टडी करना ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है। लेकिन किस तरीके की स्टडी? लीगल, उनकी लीगल रिलेशन को स्टडी करना। तो ये कि सिंपल डेफिनेशन समझ सकते हो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हो क्या सकता है। तो ये एक तरह से है स्टडी ऑफ लीगल रिलेशन बिटवीन अ मैन एंड अ सोसाइटी। मैन और सोसाइटी के बीच में जो लीगल रिलेशन है उसको स्टडी करने को हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। एक नॉर्मल इजी वे में आप इस तरीके से समझो। अब बात यहां पे ये भी आ जाती है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस ये इतना हैवी और अजीब सा नाम कहां से आया, कैसे आया। तो जब हम इस ज्यूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री में जाते हैं और ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझते हैं तो ये मिलता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। जो कौन सा लैटिन वर्ड था? जो था ज्यूरिस प्रूडेंशिया।
जूरिस्प्रूडेंशिया। और उस टाइम जब, ये काफी पुरानी बात हो गई, लगभग 700 800 1000 साल के आसपास की, और उस टाइम जूरिस्प्रूडेंशिया का मतलब होता है द नॉलेज ऑफ लॉ। इस लैटिन वर्ड का मतलब था द नॉलेज ऑफ लॉ। ऐसे ही जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती रही तो बहुत सारे जो फिलोसफर थे, ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने इस वर्ड को, इस लीगल रिलेशन को डिफाइन करते करते बहुत सारी डेफिनेशंस दी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लीगल फिलोसफर हम लोग डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डिस्कस नहीं करेंगे, वो फिर हैवी हो जाएगा। वो आपके लॉ करते टाइम आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ सब्जेक्ट में आएगा, ना कि क्लैट में आएगा। क्लैट में काफ़ी सिंपल जो काफ़ी फेमस ज्यूरिस्ट हैं या लीगल फिलोसफर हैं, उनके डेफिनेशन या उनके नाम ही आ जाते हैं पेपर में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो एक रोमन ज्यूरिस्ट थे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उनका नाम था अल्पियान, या उल्पियान भी कह सकते हैं, जैसा भी प्रोनाउंसिएशन आपका हो, आप जैसे इसको समझें। तो इन्होंने कहा था कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, वो एक नॉलेज है जो कि बहुत ही डिवाइन नॉलेज है ह्यूमन बिहेवियर के समझने के लिए। डिवाइन मतलब बहुत ही एक तरह से जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान हो, या जैसे हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही जैसे भगवान टाइप वाली नॉलेज है ना, उस तरह की, उसको डिवाइन नॉलेज कहते हैं। तो अल्पाइन ने इसको कैसे डिफाइन किया था? उन्होंने कहा था द ज्यूरिस्प्रूडेंस का है मतलब है द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमेन। और साथ में ये चीज भी ऐड करी थी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक तरह का साइंस है कि क्या चीज सही है, क्या चीज राइट है और क्या चीज रॉन्ग है। तो ये एक तरह का साइंस है, द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? भाई जब वो सोसाइटी और एक मैन के बीच में या वुमेन मतलब एक ह्यूमन के बीच में रिलेशन स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने ये चीज पाया कि ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम लॉ के रिलेशन पढ़ते हैं दोनों बॉडी के बीच में, तो साथ में हमें यह भी समझ में आता है कि कुछ चीजें कैसे सोसाइटी के लिए ठीक हैं, सही हैं, और कुछ कैसे कैसे गलत हैं। तो ये वो साइंस बताती है कि कुछ चीजें जैसे नहीं करनी चाहिए सोसाइटी में और कुछ चीजें करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि द साइंस ऑफ राइट और रॉन्ग है ज्यूरिस्प्रूडेंस उनकी नॉलेज में। ये बहुत एक प्रिमिटिव स्टेज की डेफिनेशन है, बहुत ही स्टार्टिंग फेज की डेफिनेशन है, जब ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन या इसको स्टडी करते हुए ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। ऐसे नहीं कह सकते कि ये ही डेफिनेशन कंप्लीट होगी, या जो दूसरे ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले या ज्यूरिस्ट या फिलोसफर डेफिनेशन देंगे वो कंप्लीट होगी। अपने आप में कोई सी भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। ये किसी ना किसी एक माइंडसेट को लेके एक डेफिनेशन दी गई है, जैसा जिस फिलोसफर ने सोसाइटी को जैसा समझा वैसी डेफिनेशन उन्होंने दी। तो अब दूसरा ज्यूरिस्ट जो हम समझने जा रहे हैं वो है पाउलस। ये भी रोमन ज्यूरिस्ट थे। इन्होंने क्या एक डेफिनेशन दी, इन्होंने कहा कि जो लॉ है वो कोई रूल से नहीं निकला, बल्कि रूल जो है वो लॉ से निकला है। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। इन्होंने दो चीज दी, मैं यहां लिख देता हूं, रूल और यहां लिख देता हूं लॉ। इन्होंने कहा रूल से लॉ नहीं बना, बल्कि लॉ से
रूल बना है। इन्होंने ये चीज बोली, तो यानी कि अब हम कैसे समझें कि ये क्या कहना चाहते थे। तो ये अब बेसिक अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग समझें या इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो ये समझ में आता है कि पाउलस कहना चाहते थे कि जो लॉ है वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, बहुत ही बड़ा आपका नॉलेज है या बहुत ही बड़ा है बेसिक आइडिया है, और उस आइडिया में से निकल के हम रूल बनाते हैं, ना कि रूल में से लॉ बनाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया था। इनकी डेफिनेशन को अगर मैं नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये होगा, द लॉ इज नॉट टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द रूल, but the rule is deduced from the law। अगर इसको और एग्जांपल के साथ चलो समझने की कोशिश करते हैं, तो आप एक एरिया लो, कंस्ट्रक्शन एरिया लो। ये एक कंस्ट्रक्शन एरिया है, एक ब्लॉक है जहां कुछ कंस्ट्रक्शन होने वाला है, कोई बिल्डिंग खड़े होने वाली है या कुछ भी बनने वाला है। तो जो कंस्ट्रक्शन एरिया रहेगा ना वो यही रहेगा, ये जो हम लोगों ने बॉक्स बनाया है। तो ये है लॉ कि इसके अंदर जो भी करना, अब इसके अंदर आप 4 कमरे बनाओ, 5 बनाओ, कुछ गार्डन बना दो, कुछ और कुछ एक्स्ट्रा एरिया बना दो, तो इसके अंदर कुछ भी बनाते रहो, वो हो जाएगा रूल, बेस्ड ऑन कि इस बाउंड्री के अंदर ही हमें रह के सारा काम करना है। तो लॉ क्या हुआ, एक बाउंड्री हुई, एक सेट डिफाइन किया जाता है कि भाई हमें ऐसा ऐसा सोसाइटी के अंदर ये हमारे लिमिट्स होंगी, उसके अंदर हम बेसिक चेंज कर करके हम बेसिक रूल बनाते रहते हैं सोसाइटी के अंदर। जैसे अगर और एग्जांपल दें, प्रैक्टिकल एग्जांपल थोड़ा सा, लॉ बनाया कि ये एक हाईवे है, लॉ बनाते हैं कि एक साइड से आने का करेंगे, एक साइड से जाने का करेंगे। जो हाईवे के ऊपर व्हीकल्स होंगे जो एक साइड से आएंगे एक साइड से जाएंगे, अप एंड डाउन वाला सिस्टम जो होगा। अब रूल इसके अंदर कुछ भी हो सकता है कि भाई लेफ्ट से आप लेफ्ट साइड चलेंगे, राइट साइड चलेंगे, वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है ना। तो वो रूल्स हो गए अलग डिफाइन करने के लिए। या फिर जैसे अब हम रोड में लेन भी होती है, तो अब ये भी अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि किस लेन में कितनी स्पीड डिसाइड होगी। तो ये इसी के अंदर चीजें आती रहेंगी, लेकिन है बाउंड्री यही कि कहाँ पे क्या चीज और हाईवे पे किस तरफ कैसे डिवाइड होंगी, वो एक बेसिक बना दिया। अंदर क्या स्पीड हो रही है, कौन कैसे चल रहा है, किस साइड कितने व्हीकल रहेंगे, कहां पे पार्किंग स्पॉट आएगा, ये सब रूल्स में आ जाएंगे। ये सब एक प्रिमिटिव डेफिनेशन थी स्टार्टिंग की। जब